DU का एंट्रेंस क्वालिफाई किया, फिर TIFR के लिए PhD क्वालिफाई की, नेट क्वालिफाई किया, JRF, गेट क्वालिफाई किया और बाग क्वालिफाई किया। फिर और नेट के थ्रू मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ भी किए थे, जैसे IIT कानपुर हो गया। फिर मेरे को वहाँ पे भी सिलेक्शन मिला था, एक कैंसर इंस्टीट्यूट आसाम में है फॉर JRF पोजीशन। तो सिर्फ इतने ही है। और फिर किस तरह से प्रिपेयर किया, तो कोई मतलब हार्ड कोर कोई रूल नहीं है इसके लिए कि आपको क्वालिफाई करना है या कुछ करना है। बस पढ़ाई करनी है और जो भी आपको ज़रूरत हो, जो आपको लगे कि ये नहीं आता और ये आना चाहिए, तो आप उसको पढ़ लीजिए। और जनरली स्टैंडर्ड बुक से पढ़िए, कहीं इधर या फिर रिसर्च पेपर से पढ़िए, वो ज़्यादा बेटर रहता है। प्रोसीजर जो होता है इंटरव्यू के पहले, वो जनरली आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हैं एक बार, कि आप जो भी डॉक्यूमेंट्स लेके गए हैं, आपने जो अपने एप्लीकेशन फॉर्म में स्पेसिफाई किया है, लाइक आपके मार्क्स कितने हैं, आपके परसेंटेज कितना है, आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट है कि नहीं, या आप अभी क्वालिफाइंग है तो आपके पास डिग्री है, आपके पास फाइनल रिजल्ट है कि नहीं। इवन इफ कोई इधर उधर होता है तो आपसे अंडरटेकिंग भरा के वो कर लेते हैं। तो इससे ज़्यादा कोई प्रोसीजर नहीं होता। उसके बाद आपको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए भेज दिया जाता है। जितना भी इंटरव्यू आप दिए हैं, ये सब JRF क्वालिफाई करने के बाद ही, मतलब मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया MSc और JRF है? MSc है, JRF मांगता है किसी में। लाइक अगर आप उसमें जाए, जैसे कहीं आप अलग से अप्लाई कर रहे हैं, जैसे IISc हो गया, यहाँ पे लोग मांगते हैं। टाइफर में पूछा जाता है आपसे, मतलब वो मैंडेटरी नहीं रहता, पर पूछा जाता है कि आपने क्वालिफाई किया है कि नहीं, और शायद वो चेक भी करते हैं और शायद वेटेज भी मिलता है आपको उस चीज़ का। फिर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो क्वेश्चंस तो आपसे हमेशा टेक्निकली पूछेंगे, कोई ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं हुआ। थ्योरी से स्टार्ट करते हैं सब लोग, बहुत आसान सी थ्योरी से पूछेंगे, जैसे कोई प्रोसेस क्या होती है, कहाँ होती है, क्यों होती है। उसके बाद वो टेक्निकल इश्यूज पे आएंगे कि आप कैसे पता करोगे, आपको कंडीशंस दी जाएगी, आपको एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करने को दिया जाएगा। जैसे आपको कोई एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करना है कि अगर आपके पास जैसे कोई प्रोसेस है, उसमें हमने कोई कुछ डाल दिया, तो आपके साथ क्या रिजल्ट आएगा, आप कैसे पता करोगे, कैसे पता करना है उस चीज़ को। TIFR में अगर पर्टिकुलरली पूछें तो वो बहुत एकदम हार्डकोर एक्सपेरिमेंटल चीज़ पूछेंगे, एकदम हार्डकोर एक्सपेरिमेंटल, मतलब वो सीधे ये बोलेंगे डिज़ाइन एंड एक्सपेरिमेंट और ये चीज़ आप फाइंड करिए, ठीक है। और एकदम कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो आपको लगेगा एकदम थ्योरी कोई बुक वाइज है वो चीज़। सर आई हैव अ क्वेश्चन। सर इंटरव्यू के लिए अच्छा रैंक आना जरूरी है क्या? नहीं, मतलब अगर आप क्वालिफाइंग में लास्ट भी हो, पर अगर आप इंटरव्यू बहुत अच्छा देते हो तो वो रहेगा, वो आपको आपके मार्क्स पे बेसिस पे कभी जज नहीं करेंगे। आपको वहाँ पे आप जो क्वेश्चंस पूछोगे, आपसे जिस कॉन्फिडेंस से आप दोगे उनको आंसर, उससे होगा उनका वो होगा। सर कुछ ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक होता है कि उसी से हम लोग के इंटरव्यू में पूछा जाएगा या फिर होल प्रिपरेशन? जैसे क्या है कि आपको मोस्ट ऑफ द यहाँ पे आप इंटरव्यू जाते हैं, उनके पास आपकी मार्कशीट की फोटोकॉपी आ जाती है। वो फोटोकॉपी चेक करेंगे आपने क्या क्या पढ़ा, उससे जनरली ओवरऑल पूछा जाता है आपसे, ओवरऑल। और जैसे वहाँ पे कोई उसका एक्सपर्ट बैठा है तो ऑब्वियस ही बात है, उस टॉपिक को उठाएगा और आपसे पूछता जाएगा लगातार। आपका बेस्ट टॉपिक क्या था? मेरा बेस्ट टॉपिक जेनेटिक्स था एक्चुअली, जेनेटिक्स ही था। मतलब ऑल्दो आई एम बायोकेमिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, बट वो जेनेटिक्स मेरा मतलब एक स्ट्रॉन्ग टॉपिक था, जिसकी वजह से आई थिंक TFR में इसके वजह से मैं सिलेक्शन हुआ था, वो जेनेटिक्स की वजह से ही हुआ था। और सर आप थोड़ा अपना स्टार्टिंग जर्नी बताइए। स्टार्टिंग जर्नी लाइक ऑब्वियसली बात है, 10th तक आदमी कुछ वो नहीं रहता, कोई भी आइडिया नहीं रहता कि क्या करना है क्या नहीं करना। इवन 11th में मैं शेफ बनना चाहता था, शेफ बनना चाहता था, पर फिर ड्रॉप कर दिया मैंने वो प्लान। फिर आधे परिवार वाले चाहते थे कि मैं मैथ्स हूँ, क्योंकि मेरा पूरा बैकग्राउंड मैथ वाला है, पर होता है कि नहीं करना, मुझे बायो जाना है, तो मैं बायो लिया। उसके बाद फिर क्या हुआ कि उसके बाद 12th में आते तो 12th में आदमी उतना देखता नहीं है, उसके बाद सबको ये था डॉक्टर बनना है। तो फिर मैंने AIPMT दिया और वो AIPMT हो गया कैंसिल। उसके बाद मुझे उतना मन नहीं था, उसके बाद मेरा माइंड चेंज हो चुका था कि मेरे को कुछ ना कुछ रिसर्च में काम करना है। तो मैंने AIPMT का सेकंड जो होता है उसके बाद कैंसिल होने के बाद जो सेकंड एग्जाम था मैंने नहीं दिया, मैं BHU में अपना एडमिशन ले लिया, BSc में बायोलॉजी में। और फिर क्या था कि
घर वाले थे कि केमिस्ट्री लेना है, आप ऑनर्स केमिस्ट्री लो, पर मैंने केमिस्ट्री में भी मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं था, तो मैंने जूलॉजी लिया। फिर और फर्स्ट ईयर तक तो फिर कॉलेज में आते तो फिर अचानक से धक्का लगता है कि ये क्या हो रहा है। तो फिर एक लगता है मेरे हिसाब से 2 सेमेस्टर मैंने बहुत मज़े किए, बहुत। 80 आता था, घूमता था, गिटार बजाता था 80 पे बैठ के। रात को 2-2:30 बजे मैं गोदौलिया के चर्च गेट पे जाके पराठे खाता था। तो ऐसे ही काम करता था। पर फिर उसके बाद लगा कि अगर पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे तो कहीं स्टैंड नहीं करोगे। तो फिर मैंने सेकेंड ईयर से पढ़ाई लिखाई करना चालू की, थोड़ी मोड़ी, थोड़ा सा बूस्टअप किया अपने उसको। और फिर धीरे धीरे पटरी पे आया, सारा काम करना चालू किया, क्लासेस रेगुलर हो गई एकदम। फिर करते करते थर्ड ईयर में और थोड़ा सा और उसको और स्टडी को और थोड़ा सा एनहेंस किया कि नहीं थोड़ा सा और पढ़ना है, अगर ज़्यादा नहीं पढ़ोगे तो फर्स्ट डिवीज़न नहीं मिलेगा। मतलब फर्स्ट डिवीज़न उतनी बड़ी चीज़ नहीं है, तो आपको फर्स्ट डिवीज़न लाओ, टीचर्स नहीं जानेंगे तो प्रॉब्लम होगी, रिकमेंडेशंस नहीं मिलेंगे। TIFR के बारे में उस टाइम पता चला था मेरे को कि वहाँ पे MSc भी होती है, MSc इंटीग्रेटेड PhD होती है। मैं उसके लिए भी अप्लाई किया था, उसमें भी मैं GS में सेलेक्ट हो गया था। पर इंटरव्यू के लिए मतलब जैसे वो आ जाता है कि शॉर्ट लिस्ट आ जाती है कि आपको अपना वो लिख के भेजना है, वो मैं लिख के भेजा था, तो मेरा प्रपोजल उतना अच्छा नहीं था शायद, तो उन्होंने वहाँ पर राइटअप लिखा था, वो शायद उतना अच्छा नहीं था, तो वो हो गया। फिर मुझे ये भी पता चला कि BSc में अगर आप इंटर्नशिप्स नहीं करोगे तो भी आपको रिसर्च में प्रॉब्लम हो सकती है सिलेक्शंस में, जो कि कई लोग एक्सपीरियंस मांगते हैं। तो फिर MSc में आके मैंने इंटर्नशिप की WII में। MSc में इवन MSc का जब मैं एंट्रेंस दिया था जस्ट एग्ज़ाम के बाद पढ़ा था मेरे, और मैं वहाँ पे गया तो मुझे लगा कि यहाँ पे मैं फिर आपकी आंसर शीट आई मेरी, वो आंसर कीज आई, मैंने मैच किया। तो सबसे पहले मैंने शायद BHU बायोकेमिस्ट्री का भी दिया था उसमें, और उसकी मैंने लेके जूलॉजी के आंसर की से मैच की और मेरा आया 73 नंबर। मैं डिप्रेस हो गया था। फिर क्या किया कि मैं फिर चेक किया, कह रही तो बायोकेमिस्ट्री की, फिर मैंने वो ला के मतलब ओरिजिनल से कंपेयर किया। उस कंपैरिजन के बाद मुझे पता चला कि मैं 200 नंबर आ रहा। तो आई डोंट थिंक सो कि 200 नंबर पे किसी का सिलेक्शन होता है MSc में। तो उसके बाद थोड़ा सा था कि नहीं होगा, तो मैं फिर DU का दिया मैंने एग्ज़ाम, और DU का कंपैरेटिवली इजी था। फिर मैंने इवन वो भी छोड़ के मैं एक PG कॉलेज है गाजीपुर में, मैं उसका फॉर्म भी भर दिया था, तो मुझे लगा था नहीं होगा, बट शायद मैंने काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर किया था शायद, तो मेरे अच्छे नंबर आए, अच्छी रैंक भी आई, सेकेंड रैंक आई इसी में MSc में। उसके बाद फिर आराम से MSc की मैंने। फिर MSc के आई थिंक फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने नेट क्वालिफाई कर लिया था। मेरा नेट क्वालिफाई था, JRF नहीं था, क्योंकि उस टाइम शायद बहुत हाई कट ऑफ किया था इसकी वजह से, या फिर इसके लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, इसमें कम नंबर था बहुत, तो नेट था। फिर मैंने थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई की, सर ने भी पढ़ाया थोड़ा सा, दीपक सर ने भी पढ़ाया अच्छा खासा मुझे। फिर यहाँ पे आया तो यहाँ पे JRF का बारे में पता चला, तो फिर उस टाइम मेरे को कॉन्फिडेंस हो गया था कि अगर मैं एग्ज़ाम में बैठूंगा तो JRF मिल जाएगा, अब रैंक के लिए अप्लाई करनी है। तो पर उसकी तरफ में फिर इंटर्नशिप लग गई, तो मुझे इंटर्नशिप के लिए जाना पड़ा, तो इंटर्नशिप के लिए गया, फिर यहाँ पे आके दिया, तो उसकी वजह से मेरी रैंक थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई, बट इट वॉज ओके। फिर सेकेंड ईयर में आया तो पता चला कि स्पेशलाइजेशन होता है, बहुत सारे स्पेशलाइजेशंस मिलते हैं आपको MSc में, तो आपको पर्टिकुलर चूज़ करना पड़ता है। तो कुछ ईजी होते हैं और कुछ हार्ड होते हैं स्पेशलाइजेशन। तो मैंने तो हार्ड वाला प्रेफर किया, कंपैरेटिवली हार्ड वाला, नॉट वेरी हार्ड, सब लोग बोलते हैं हार्ड है सबके लिए। और बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, और जिनको जनरली क्या होता है कि MSc में लोग आके UPSC की भी प्रिपरेशन, मतलब ये उतना वो हार्डकोर नहीं है, कई लोग प्रिपरेशन करने लगते हैं, तो वो लोग जनरली थोड़े से ऐसे स्पेशलाइजेशन करते हैं जिसमें थोड़ी सी लिबर्टी हो कि वो आराम से प्रिपेयर भी कर सकें, बाकी काम भी कर सकें। तो ये चूज़ किया, तो ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट था शायद मेरे लिए कि ये जो था इसमें आपको बहुत टेक्निकल चीज़ें मिलती है। ऑल्दो सब में पढ़ाया जाता है, बट दे आर समवट कोर ज़ूलॉजी के हो जाते हैं वो सब्जेक्ट्स, और ये जो होता है ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टाइप का हो जाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो अभी लैब्स हैं, बहुत कम ऐसी लैब्स हैं जो आपको कोर ज़ूलॉजी की तरफ ज़्यादा प्रेफर करेंगे, एक्सेप्ट फॉर वाइल्ड लाइफ। आपको कोर ज़ूलॉजी पे ज़्यादा फोकस वाली लैब्स कम मिलेंगी, आपको जो भी मिलेंगी वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की मिलेंगी। AIPMT का एग्जाम कैंसिल हो गया, हाँ, इधर BHU BSc में आ गए, हाँ,
हॉबीज भी कुछ आ गई हाँ और पीजी में कहीं एडमिशन ले लिया और एमएससी में किया, तो इन सब के बीच फैमिली प्रेशर भी तो रहता होगा सर? नहीं सर, आप पे नहीं मेरे पे नहीं था, क्योंकि मैं घर में सबसे छोटा हूँ, ओके, तो एक्चुअली मुझे छोड़ दिया गया था। जो कर हाँ, जो करना करो। मैं ऑल्दो सब लोग इस चीज में प्रेशर देते थे कि लाइक केमिस्ट्री क्यों नहीं लिया, स्कोप ज्यादा है, मैथ क्यों नहीं लिया, स्कोप ज्यादा है। ऐसा है क्या कि केमिस्ट्री बायो में स्कोप नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है सर, आप बायो में जो भी चाहो वो कर सकते हो। आपको डॉक्टर बनना है डॉक्टर बनो, आप रिसर्च कर सकते हो, आप वाइल्ड लाइफ में जा सकते हो। क्योंकि मैंने जहाँ तक देखा है कि वाइल्ड लाइफ वालों की लाइफ जो है, क्योंकि मैंने इंटर्नशिप वाइल्ड लाइफ में की थी, तो उन लोग की लाइफ काफ़ी अच्छी है। कहाँ से किया था वो? हाँ, WII, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। और उन लोग की लाइफ मतलब जैसे हम लोग रहते हैं, जैसे वो लोग भी रिसर्चर ही हैं, बट वो लोग को एक, आप जिस भी फील्ड में रहते हो, लाइक फील्ड वर्क करते हैं, तो वहाँ पे उनको बहुत इज्जत मिलती है। जो एक रुतबा होता है, उनका रुतबा भी है वहाँ पे। ऑल्दो दे आर रिसर्चर, बट उनका रुतबा है। जैसे हम लोग तो PhD करते हैं, तो हम लोग एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर ही जाने जाते हैं, उनको पूरा एक एरिया जानता है। सर ये इंटर्नशिप मतलब आपने कई बार किया है, इसका क्या एक बार, जैसे कई बार किया है तो भी अच्छी बात, तब तो बहुत ही अच्छी बात है। जैसे IAS जो होता है वो आपको 2 बार इंटर्नशिप का मौका नहीं देता है, बट आपको उसके लिए थोड़ा ट्राई करना पड़ता है। आपको पिछली इंटर्नशिप अच्छी करनी पड़ेगी, तभी आपको दूसरी बार इंटर्नशिप मिलेगी। सर ये MSc के बाद इम्पोर्टेंट है या JRF के पहले? और ये आप मेरे हिसाब से JRF के पहले कर लें। मतलब अगर आप MSc के अपने JRF देने से पहले 2 बार या 3 बार कर लें इंटर्नशिप, तो आपके लिए स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहेगा। क्योंकि आपको जैसे मान लीजिए आपको फॉरेन में अप्लाई करना है, तो आपकी एक्सपीरियंस देखी जाएगी, और अगर आपकी एक्सपीरियंस बहुत अच्छी है तो आपको जनरली हायर कर लिया जाता है, स्कॉलरशिप मिलती है। उसके बाद फिर सेकेंड ईयर में आके तो मैं ज़्यादा इधर उधर सिर्फ एग्जामिनेशन के फॉर्म्स भरे, लाइक गेट का भरा। गेट का सेकेंड ईयर में था, तो उसमें शायद उसमें भी 11th रैंक थी मेरी AIR। तो कितनी रैंक थी? 11th AIR। तो उसमें उसकी प्रिपरेशन के लिए भी मुझे लगता है कि जो मैंने पहले पढ़ा था वो ज़्यादा था। और गेट में मेरे को थोड़ा सा थोड़ा सा अपने ऊपर वो था, डिसअपॉइंटमेंट था कि अगर मैं बॉटनी करता, क्योंकि बॉटनी मेरे को बायोकेमिस्ट्री ज़्यादा कंपैरिजन में आसान लगा, तो मैंने लास्ट में बॉटनी का सेक्शन चेक किया, तो मुझे पता चला कि बॉटनी का सेक्शन ज़्यादा आसान था बायोकेमिस्ट्री के कंपैरिजन में। तो अगर मैं बॉटनी कर लेता शायद मेरी रैंक थोड़ी सी अच्छी होती। तो ये हाँ, गेट का जैसे एग्जाम आने वाला है, तो बहुत स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर गेट में कौन सा टॉपिक चूज करें, कौन सा सब्जेक्ट चूज करें, 5 सब्जेक्ट, तो वो कैसे डिसाइड करें? अगर BHU के हैं, लाइक BHU के हैं और तो है, तो मेरे हिसाब से बायोकेमिस्ट्री उनके लिए, बॉटनी वालों को अगर हम लोग एक साइड कर दें, मीन्स कोई हार्ड होनी है, हार्ड फीलिंग्स नहीं, पर अगर बॉटनी वाला करें तो बॉटनी और जूलॉजी करें अगर, क्योंकि जनरली बॉटनी वाले BJC करके आते हैं, तो अगर उनको जूलॉजी का थोड़ा सा भी आइडिया है तो जूलॉजी निकाल सकते हैं और बॉटनी कर सकते हैं। अगर जूलॉजी के हैं और बायोकेमिस्ट्री के, तो उनके लिए जूलॉजी और बायोकेमिस्ट्री ज़्यादा अच्छा पड़ेगा, ठीक है। और बॉटनी के लिए बॉटनी माइक्रोबायो, मतलब ये एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन अगर हम लोग देखें तो बॉटनी वालों के लिए बॉटनी माइक्रोबायो और बॉटनी जूलॉजी, ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। जूलॉजी वालों के लिए देखें तो जूलॉजी बायोकेमिस्ट्री बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। और अगर बायोकेमिस्ट्री वालों के लिए देखें तो बायोकेमिस्ट्री जूलॉजी और बायोकेमिस्ट्री माइक्रोबायोलॉजी बहुत अच्छा है। फूड टेक्नोलॉजी उतना, मतलब हम लोग उतना उस बारे में मेरे को आइडिया नहीं, तो मैं उसके बारे में बोल नहीं सकता, बट ये 3 सेक्शन अटेम्प्ट कर सकते हैं। एग्जाम में टाइम रहता है पूरा कि 5 सेक्शन के क्वेश्चन एक बार गो थ्रू हो जाए? हाँ, क्योंकि क्या होता है कि केमिस्ट्री में आपको उतना एफर्ट नहीं लगाना है। केमिस्ट्री आपका टाई ब्रेकर टाइप का होता है। जैसे आप, क्योंकि आप बायो वालों के साथ कॉम्पीट कर रहे हो, तो आप वो ऑब्वियस ही बात है, वो जो ऑप्शनल वाले सेक्शन उसमें वो उनका परफॉर्मेंस उतना ही अच्छा होगा जितना परफॉर्मेंस आपका अच्छा होगा। केमिस्ट्री आपको लास्ट में इसलिए करना पड़ता है ताकि आपको पता रहे कि आपको जो आपको आ रहा है कॉन्फिडेंटली आप वही करिए, नहीं तो क्योंकि अगर आप केमिस्ट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे तो आपका जो स्ट्रॉन्ग सेक्शन है वो छूट जाता है। तो ऐसा है कि आप 5 सेक्शन देख सकते हो, पर आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो जैसे नेट की बात होती है, तो नेट में लोग सेक्शन A पहले करते हैं, सेक्शन B पहले करते हैं, सेक्शन B उसके बाद करते हैं, सेक्शन C साथ में करते हैं, पर सेक्शन C एक्चुअली पहले करना चाहिए, क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। आपको उन 75 ऑप्शन में से 25 ऑप्शन पहले सिक्योर कर लेंगे। अगर वो आप 25 ऑप्शन सिक्योर कर लिए तो आपके पास कितने हो गए? 100 को एक्चुअली आपके पास 100 मार्क्स हो गए हाथ में। अब जब 100 मार्क्स हो गए तो आपको क्या करना है? आपको 10 मार्क्स और चाहिए, तो आपका जनरली JRF हो जाएगा।
तो अब आप रैंक के लिए लड़ाई करोगे, तो 25 पहले सिक्योर कर लो, उसके बाद आराम से बी और ए पे ध्यान दो। सेम गेट के लिए आप पहले ऑप्शनल सेक्शन कर लो, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सिंपली वहाँ पे अटैक करना है जो आपको लगे कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। जैसे केमिस्ट्री का सिलेबस बहुत बड़ा है गेट का, आपको इनऑर्गेनिक से लेकर ऑर्गेनिक को पढ़ना रहता है, और ऑर्गेनिक जनरली बायो वालों से भी नहीं होता, बायो वालों से भी नहीं होता। तो हम लोग क्या करते हैं कि इनऑर्गेनिक अच्छे से पढ़ के जाते हैं, और जो जो क्वेश्चन आते हैं वो कर लेते हैं, और जनरल एप्टीट्यूड तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा कर सकते हो। सर अपनी हॉबीज और स्टडीज को कैसे अलग रखें, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स अपनी हॉबी को ज़्यादा महत्व देते हैं एज कम्पेयर टू देयर स्टडीज, तो उन चीज़ों को सेपरेट कैसे रखें? मेरे हिसाब से पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है, हॉबी हॉबी होती है, ठीक है। हॉबी तभी तक आपको करनी चाहिए जब तक उससे कोई फ़ायदा हो रहा है। अब ऐसे आप अगर हॉबी से कोई फ़ायदा हो रहा है, आप चाहते हो कि उसको एज अ प्रोफेशन चेंज करो, तो वो आपकी हॉबी पे डिपेंड करता है। तो जैसे आपको हॉबी पढ़ाई भी ज़रूरी है, ऐसा नहीं बोला कि हॉबी छोड़ दो। आपको हॉबी जैसे मेरी हॉबी स्केच बनाना था, मेरी हॉबी गिटार बजाना है, तो मैं उसी को प्रैक्टिस करता हूँ क्योंकि वो रिलैक्सिंग होती है। कुछ देर के लिए वो करो, पर आपको मोटिवेटेड रहना। आप उसके साथ अपना पैसे नहीं कमा सकते, आप अपने फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं कर सकते। अगर आप उसमें बहुत अच्छे नहीं हो तो आप कुछ नहीं कर सकते हो ना। तो आपको हॉबी सिर्फ इसलिए रखनी चाहिए ताकि आप अपने आप को रिफ्रेश कर सको। आप 1 घंटे बाद जाओ पढ़ने तो आपका दिमाग फ्रेश रहे, आपको सब चीज़ आता है। जैसे कि आपने बताया, आपने बहुत सारे एग्जाम क्वालिफाई किए, बट फॉर एन एवरेज स्टूडेंट की अगर बात करें तो उसे कैसे पढ़ना चाहिए, उन्हें पैटर्न क्या होना चाहिए? मैं बहुत अच्छा आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट, एग्जाम क्वालिफाई, हाँ, तो मैं आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट कभी नहीं रहा हूँ। मैं कभी आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट नहीं माना अपने आप को। बट एक एवरेज, एक वीक स्टूडेंट की बात करें, वीक स्टूडेंट, उसके लिए देखो सिर्फ एक ही चीज़ मुझे जहाँ तक लगता है कि आप क्लासेस करो, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि बुक्स और टीचर से अच्छा कोई वो नहीं कर सकता। कोई भी आपको मोटिवेट नहीं कर सकता, कोई भी आपको नॉलेज नहीं दे सकता जितना बुक्स और टीचर दे सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है मैंने सिर्फ क्लासेस की और बुक्स पढ़ी, और कोई भी मैंने इधर से उधर से कुछ नहीं किया। हाँ, एक चीज़ बहुत बहुत ज़रूरी होती है कि कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा आपके पास। कॉन्फिडेंस क्वेश्चन सॉल्व करने से आएगा। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे आपको कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा जहाँ तक मुझे लगता है। आप बैठो तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा, अरे ये तो आ चुका है मैं कर लूँगा। इट मींस सर पर डे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना ही चाहिए। जो टॉपिक पढ़ो उससे हाँ ज़रूर करना चाहिए। जो टॉपिक पढ़ो उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कर देखो, और नहीं आ रहा है तो फिर पढ़ो उसी टॉपिक को। सर आपका जीआरएफ कितने टाइम प्रैक्टिस, मतलब कितने टाइम में आपने क्लियर किया? एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर में दिया, मेरा नेट हुआ, सेकंड सेमेस्टर में जीआरएफ हो गया। सर अगर एक दो बार जीआरएफ दिया और क्वालिफाई ना हुआ तो फिर इस पे क्या करेंगे? सेम प्रिपरेशन करिए आप। हाँ देखिए, सर एक तरह से मतलब माइंड में फ्रस्ट्रेशन भी रहता है कि अगर अब नहीं हुआ तो क्या करेंगे? इसके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। क्रिकेट खेलते हैं सब लोग यहाँ पे, तो आप देखते होंगे जो क्रिकेट खेलते हैं जब वो एक बार मैच हारते हैं तो क्या करते हैं, उसके बाद फिर उसी टीम से मैच, जैसे हम लोग क्या होता है कि एक नॉर्मल यहाँ के एरिया में ये लोग पैसे का मैच लगाते हैं, तो पहले 100 रुपये का मैच लगता है और वो 100 रुपये हार जाते हैं, तो फिर क्या करते हैं हम लोग फिर से 100 रुपये देके फिर से मैच लगाते हैं, क्योंकि वो बात अब हम लोग की वो होगी। तो आप उसको ऐसे चैलेंज लीजिए, कभी ये मत सोचिए कि वो सामने आप फेल होते, मतलब आप उस चीज़ को क्वालिफाई नहीं करते जा रहे तो कोई बात नहीं, कोई चीज़ पहली बार में नहीं होती है। आपको बस ट्राई करना है। आप समझिए कि सामने आप 11 लोगों से खेल रहे हो, आपको उनको ओवरटेक करना है बस। सर यदि मान लीजिए मुझे गेट और जीआरएफ दोनों से मेरे पीएचडी करना हो तो बेटर क्या है? गेट से पीएचडी देखो गेट एक्चुअली क्या है, गेट बहुत लोग प्रेफर करते हैं, बाग प्रेफर करता है गेट, नेट प्रेफर नहीं करता था। आपका IITs NITs गेट प्रेफर करते हैं क्योंकि वही करवाते हैं। आपके फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ लाइक जर्मनी की कुछ यूनिवर्सिटीज़ और सिंगापुर की यूनिवर्सिटीज़ गेट प्रेफर करते हैं क्योंकि वो इंटरनेशनल है। नेट आपके जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि पर्टिकुलरली जैसे IISc हो गया, ICES हो गए, आपके TIFR भी कहीं ना कहीं मेंशन मारता है, बट वो उतना उसको वो नहीं देता, आपके इंटरव्यू के बेसिस पे करता है, बट ऑल्दो वो पूछता है आपसे, फिर ये लोग आपसे पूछते हैं। तो आई थिंक दोनों ही आपको चाहिए, पर गेट के साथ ये प्रॉब्लम है कि गेट क्वालिफाई करना, लाइक आपके पास गेट होना इट्स समवट इजी, बट अगर आपको गेट का अपने दिखाना है कि तो आपको गेट में रैंक थोड़ी सी अच्छी चाहिए, लाइक यू शुड बी अंडर 50s,
तो आपको कुछ रहे, गेट का कोई वैल्यू रहेगी उस टाइम आपके। नेट की वैल्यू आपकी JRF है तो आपकी नेट की वैल्यू है। सर गेट हो या नेट हो या TIFR का जो रिटन एग्जाम हो, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो अवेलेबल हैं और हम क्वेश्चन प्रैक्टिस से सॉल्व करके जा सकते हैं। इंटरव्यू के लिए क्वेश्चन कैसे तैयार करेंगे हम? इंटरव्यू के लिए क्वेश्चंस उसके लिए सर कोई हार्डकोर वो नहीं है। अगर उसमें वो कभी चेक नहीं करेंगे कि आपको कितने टॉपिक्स आते हैं, वो कभी भी चेक नहीं करेंगे, ठीक है। वो चेक करेंगे आपको कितने आते हैं और किसमें आप मास्टर हैं। लाइक आप जैसे होता है ना कि आप हिलने नहीं चाहिए अपने पॉइंट से, वो आपको लगातार आपको पूछेंगे क्या ये सही है, क्या ये सही है, क्या ये सही है, पर आपको हिलना नहीं है उससे। वो आपका कॉन्फिडेंस चेक करते हैं कि आपको कितने थरोली याद है कोई चीज़। बहुत टफ क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत डिफिकल्ट। कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता, ठीक है। आपने हल्की सी भी पढ़ाई की, हल्की सी भी आपके पास कॉन्सेप्ट है, अगर आपको इसके लिए क्या है, आपको इसके लिए बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। लाइक अल्बर्ट पढ़िए, अल्बर्ट हाँ सेल बायोलॉजी के लिए अगर अल्बर्ट पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें हर एक चीज़ों के बाद एक्सपेरिमेंट्स भी हैं, ठीक है। और उनके क्वेश्चन मतलब ये मैं नहीं बोला कि एक्सपेरिमेंट्स रट के जाइए, पर ये पता रहेगा ना कि टेक्निक्स क्या क्या है, उस चीज़ को आप उस प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करोगे। वो आपका रिसर्च एप्टीट्यूड देखते हैं, वो ये नहीं देखते कि आपको कितनी थ्योरी पता है, आपको कितना इन डेप्थ नॉलेज है, वो आपको देखेंगे आपका रिसर्च एप्टीट्यूड क्या है। रिसर्च बात में कितने देर का इंटरव्यू हुआ था? मेरा 1.5 घंटे का। 1.5 घंटे का लगभग। और आपको पता चल गया था कि होना है नहीं ना, मेरे हिसाब से तो मेरा उतना अप टू द मार्क इंटरव्यू था, मतलब अकॉर्डिंग टू मी। अगर शायद उन्होंने कुछ और देखा तब लिया, बट अकॉर्डिंग टू मी द इंटरव्यू वाज नॉट अप टू द मार्क जितना होना चाहिए था। TIFR का तो तुरंत पता चल जाता है। TIFR में मुझे जहाँ तक लगता है कि हाँ थोड़ा मुझे थोड़ा बहुत वो था कि दे वर इम्प्रेस्ड, उनके एक्सप्रेशन, उनके फिजिकल उससे लगा था कि वो थोड़े से इम्प्रेस्ड है। तो TIFR में मेरे को थोड़ा सा मुझे था कॉन्फिडेंस कि हो जाना चाहिए। और TIFR का यार तुरंत रिजल्ट निकल जाता है। लाइक मैं उस टाइम अपने फ्रेंड के यहाँ रह रहा था, वो थोड़ा सा दूर रहता है। TIFR मुंबई हाँ, मुंबई में तो थोड़ा सा दूर रहता है मुंबई। तो मैं इंटरव्यू देके जब तक वहाँ तक पहुँचा, जब तक मैं IIT बॉम्बे के गेट तक पहुँचा, वहाँ पे मुझे पता चल गया कि नहीं हो गया। सर आपने इतना एग्जाम क्वालिफाई किया, आप अपने आप कंट्रोल कैसे किए? कंट्रोल मतलब कैसे, मतलब इन सेंस मतलब आपने बहुत सारे हम लोग क्या है कि हम लोग ज़्यादा पता चल गया तो तुरंत हम एडमिशन ले लेंगे, पर आपने इतने एग्जाम क्वालिफाई करने के बावजूद भी आपने एडमिशन नहीं लिया। हाँ मतलब क्या ऐसी चीज़ है TIFR से रोक दिया, तो मतलब थोड़ा सा हो गया कि हाँ चलो। हाँ, इस चीज़ के लिए जैसे क्या था कि मुझे लगा कि अगर ये हो जाता है तो फिर मैं कहीं बाउंड हो जाऊंगा, और मुझे पर्टिकुलरली थोड़ा सा आगे निकलना था। लाइक मुझे कुछ चीज़ें थी जो पसंद नहीं थी कई जगह। लाइक कोई पर्टिकुलर मॉडल सिस्टम आपको पसंद नहीं आ रहा है, या कोई पर्टिकुलर आपको वे ऑफ एक्सपेरिमेंट पसंद नहीं आ रहा है, या आपको वहाँ की चीज़ें पसंद नहीं आ रही, तो आप सिंपली उसको बोल सकते हो। ये इसमें कोई वो नहीं है, बुराई नहीं है, पर आपको वो चीज़ छोड़ देनी चाहिए अगर आपको पसंद नहीं। आप पहली बार जैसे क्या होता है कि मुझे जहाँ तक पता है, किसी भी आप PhD स्कॉलर से पूछोगे वो सबसे पहले ये बोलेगा कि आपका मतलब, ऐसा नहीं कि मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे आपका इंटरेस्ट है कि नहीं। आपको अगर आपके टॉपिक में इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा तो आप PhD करोगे क्यों? जहाँ पे आपका इंटरेस्ट खत्म वहाँ पे आपकी PhD खत्म, कोई फायदा नहीं है। तो आपको इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा। तो आपको शायद टॉपिक्स पसंद ना आए जो टॉपिक वो एड्रेस करते हो। तो ये था मेरे साथ, ये था कि मुझे पर्टिकुलर किसी और फील्ड में जाना था, और यहाँ पे मेरे को वो फील्ड नहीं मिल रही थी, इसलिए। सर आपका बात में सिलेक्शन हुआ है तो वहाँ पर आप PhD के लिए वहाँ की ऐसे जॉब वहाँ पर जॉब एज ए जॉब। सर जैसे कि PhD जब करते हैं तो आपके नाम के पहले डॉक्टर लग जाता है, तो पर अब तो आप में नहीं हो पाएगा। ऐसी बात नहीं है। अभी तो मैं इस चीज़ को बता नहीं सकता, बट आप करिए, आप कुछ और सीनियर से बात करिए, आपको फिर पता चलेगा कि ये पूरा सिस्टम क्या है। अच्छा है सर। हाँ, बट क्या फिर भी आप PhD तो नहीं कर सकते? कर सकते हैं। अच्छा, हो सकता है। हाँ, हो सकता है। आप ये सिस्टम आपको बाद में पता चलेगा। सर आपका बाद में सिलेक्शन हो गया तो कहीं ना कहीं सर आपका मतलब गोल पूरा हो गया? सॉर्ट ऑफ
इसको अब इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपका गोल हमेशा वही हो जो आप चाहते हो। सर आपको और आगे कुछ करना है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल है, क्योंकि मैं भी नहीं जानता फ्यूचर में क्या होने वाला है। मैं तो जानता ही नहीं हूँ ना। तो देखिए क्या है कि कभी कभी आपको कंडीशंस को भी फुलफिल करना पड़ता है। कुछ ज़रूरी नहीं है कि वो कंडीशन आपके लिए, वो कंडीशन आप जिस हिसाब से फुलफिल कर रहे हो वो आपके मन के मुताबिक है। अगर आप बोले तो कि कभी कभी कई चीज़ें होती हैं जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है जो आपको पहले फुलफिल करनी पड़ती है एम्बिशन के पहले। ये पर्टिकुलर वर्ड हमको लगता है ज़्यादा सही होगा कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज पहले फुलफिल करनी होगी अपने एम्बिशंस के पहले। कब आपको पता चला कि आप रिसर्च ओरिएंटेड हैं? हाँ, इसके लिए आई थिंक बीएससी थर्ड ईयर से एक्चुअली में क्या है कि इसके लिए अगर आप रिसर्च ओरिएंटेड है तो आपको हर जगह जोक्स, आपके जोक्स में भी आई थिंक वो रहेगी, मीम्स और जोक्स में भी आपकी साइंस रहती है। और मेरे दोस्त में, खासकर मेरे दोस्त मेरे को इस बारे में काफ़ी बोलते हैं कि मैं मोस्ट ऑफ द जोक्स उनके लिए लेम होते हैं। और आई थिंक मैं भी जब क्लास में तो काफ़ी लेम जोक्स मारता था। तो वो जनरली साइंस की बेसिस पे ही रहता है मेरे जोक्स मोस्ट ऑफ। सिर्फ पढ़ाई करते थे, मूवीज वगैरह, टीवी सीरीज? अरे नहीं सर, ऐसा नहीं है। मेरे पास रिकॉर्ड है कि आई थिंक सेकेंड ईयर में ही, मतलब सेकेंड ईयर में उतना तो मैं नहीं करता था, पर सेकेंड ईयर में मैंने गेम ऑफ थ्रोन्स के 3 सीजन एक गो में देखे हैं। मैं खाने के लिए भी नहीं उठा था, कैंटीन से मैं रूम पार्टनर में ले एपी लाता था, मैं पीता था और लगातार देखा मैं। आँख ऐसे भर गई थी। उसके बाद मैं सोया और उसके आई थिंक एक दिन बाद बॉटनी का एग्जाम था। तो ऐसा नहीं है कि आप वो नहीं करो। मेरे हिसाब से अगर आप साल भर पढ़ाई की हो तो आपको लास्ट टाइम पे वो एक वन नाइट स्टैंड वाली काम नहीं करने की जरूरत पड़ती। आप फटाफट पढ़ते जा रहे हो एक रात में, वो कभी जरूरत नहीं पड़ती। आप अगर पूरे साल पढ़ाई की हो तो सर बुक्स पढ़ते टाइम कंट्रोल कैसे रहते हैं? जैसे एक बुक पढ़ रहे हैं उसमें कुछ चीज़ें होती है नहीं दी होती है, लाइक किसी स्टैंडर्ड बुक में होता है कोई एक लाइन या एक टॉपिक भी हमें नहीं दिया रहता है, तो हम दूसरी बुक की तरफ जाते हैं, फिर उसमें पूरा पढ़ते हैं। ये कंट्रोल कैसे रहता है? हाँ, जैसे कि व्हाट्सएप में भी मॉलिक्यूलर बैलेंस दिया है, बोर्ड में भी मॉलिक्यूलर बैलेंस दिया है, लैरिंजियल में भी मॉलिक्यूलर बैलेंस दिया है, गैरेट में भी दिया हुआ है। तो कैसे चूज करेंगे कि हाँ ये ठीक है, ये ठीक नहीं है? देखिए, इसमें मैं जहाँ तक जानता हूँ कि लैंग्वेज पे डिपेंड करता है कि कई लोगों की कई बुक्स की लैंग्वेज, सारी बुक्स में सेम चीज़ दी है, मे बी ऑर्डर ऊपर नीचे हो सकता है। तो जनरली मेरे हिसाब से आप कोई भी पढ़िए। फिर क्या होता है कि जनरली इसमें आपके इन्वायरमेंट का बहुत फर्क पड़ता है। आपके अगल बगल जनरली जो लोग बुक पढ़ते हैं, आप जनरली क्या करते हैं, उसे दूसरी बुक चूज़ करने की कोशिश करते हैं अगर वो टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा हो पर्टिकुलर बुक से। तो मेरे हिसाब से कि आप इसके लिए अपने थोड़े दोस्तों से कंसर्न करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है कि वो किस बुक से पढ़ रहे हैं। फिर आप उस बुक को जनरली ना उठाएं, आप दूसरी बुक उठाएं और फिर खुद डिस्कस कर लें कि किस में क्या अच्छा दिया है, तो आपको एक आइडिया हो जाता है। आपको देखिए, मेरे हिसाब से आपको बुक की लाइन बाय लाइन तो याद नहीं करनी, आपको बस ये पता करना है वो प्रोसेस कैसे होती है। तो मेरे हिसाब से कोई भी बुक बेकार नहीं है, वो आपकी उसमें वहाँ पे बस एक ही बैरियर आता है कि इसकी लैंग्वेज कितनी आसान है आपके, तो वो डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि कोई बुक में कोई टॉपिक नहीं दिया, वो टॉपिक दिया होगा, बस आपको ढूंढने की जरूरत है। सर बुक पढ़ते वक्त आप हर चैप्टर का नोट्स बनाते थे? हाँ, नोट्स मैं जैसे अब ये तो सब पे डिपेंड करता है, पर मैं नोट्स बनाता हूँ। मैं लिख के याद करता हूँ चीज़ों को। अगर वो चीज़ मेरे को इम्पोर्टेंट लिखती है तो मैं लिख लेता हूँ उसको। बट वो काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाता है। टाइम टेकिंग होता है, पर वो आपके दिमाग में रहता भी तो है। लाइफ लॉन्ग है। और कोई सर आपका कोई रोल मॉडल? रोल मॉडल सर हमारे पे है, मतलब अभी सर है, हमको लग रहा है कि पहले मुझे जेआरएफ क्वालिफाई करना है और फिर इसके बाद मुझे लगता है सर मुझे आपको फॉलो करना चाहिए। तो सर आपका नहीं, मेरे हिसाब से मैं ही बताता हूँ कि मतलब मैं किसी को फॉलो नहीं करता था। अगर आप किसी को रोल मॉडल बनाओगे तो आपके लिए वो सेट हो जाएगा लिमिट। आपको लिमिट कभी सेट नहीं करनी। मेरे हिसाब से मैंने कभी किसी को एज ए रोल मॉडल नहीं देखा। तो सर ऐसे तो डायरेक्शन भी नहीं मिलेगी। डायरेक्शन दी गई, ये देखिए, ये चीज़ नहीं है कि आप देखिए वो किस तरह से प्रिपेयर किया है। आप उनको रोल मॉडल मत लीजिए, आप उनको लिए, उन्होंने वो काम किया तो आप उनसे अच्छा करेंगे वो काम। ये ज़्यादा बेटर करता है। ये आप उनको एज ए कॉम्पिटिटर लीजिए
तब आप उनको एक्सीड कर पाएंगे। बाद में जाने के बाद से आपकी लाइफ अब कैसे चेंज होने वाली है? मुझे भी नहीं पता ये इसका क्या आपको लगता है कि आप जैसे कि आपके हॉबीज भी बहुत ज़्यादा हैं, तो क्या आपको लगता है कि आप कुछ मिस आउट करेंगे अगर चीज़ें आपके साथ लाइफ टफ होने वाली है? तो क्या आपको लगता है कि आप चीज़ों को मिस आउट करेंगे या फिर बाहर जाना घूमना ऐसा कुछ मिस करेंगे आप? ना, जाने पता चलेगा। जाने पे पता चलेगा। वो मैं फ्यूचर के बारे में कोई प्रिडिक्शन नहीं रखता। और किसी को सर आपने सीएसआई नेट के लिए कितने टॉपिक तैयार की थी? कितने टॉपिक तैयार किए थे? आई थिंक सेल बायोलॉजी। स्ट्रॉन्ग पॉइंट अगर देखें तो सेल बायोलॉजी, जहाँ तक मुझे लगता है कि सेल बायोलॉजी पे मैंने ज़्यादा ध्यान दिया था एक्चुअली। जेनेटिक्स क्योंकि सर ने पढ़ाया था, काफ़ी अच्छे प्यार से पढ़ाया था, तो जेनेटिक्स तो मैं छोड़ दिया था एकदम कि वो तो स्ट्रॉन्ग है ही है, अब दूसरी चीज़ को स्ट्रॉन्ग करता है। तो जेनेटिक्स तो मैंने छोड़ दिया था। प्लस नेट में और बायोकेमिस्ट्री भी पढ़ा। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको हर जगह फ़ायदा देंगे। जैसे आपने सेल बायोलॉजी बायोकेमिस्ट्री पढ़ा तो उसमें सिग्नलिंग आई होगी, तो अब आपको क्या करना है कि आपको बस आपको प्लांट में, क्योंकि आप हम लोग जैसे बॉटनी को हम लोग साइड में रखते हैं, पर अगर आपने प्लांट के हार्मोन में देख लिया एक बार, सिग्नलिंग देख ली, तो अभी कुछ क्वेश्चन सी सेक्शन में आराम से सॉल्व हो जाएंगे। तो आप एक पर्टिकुलर अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऐसे बना नहीं सकते, आपको डाइवर्स रहना पड़ेगा, तभी आप कर सकते हो। क्योंकि आपको 25 क्वेश्चन करने हैं। इकोलॉजी भी किया था मैंने, इकोलॉजी भी पढ़ना था, इकोलॉजी भी किया था मैंने। तो ये सब सारे क्वेश्चंस रहते हैं, आपको कुछ ना कुछ करना रहता है। ऐसा इकोलॉजी में तो हर साल कुछ ना कुछ नया क्वेश्चन ऐड होता रहता है, तो फिर उसको कवर कैसे करना है? नया क्वेश्चन ऐड होता है तो पुराने क्वेश्चन तो रहते ही हैं ना। तो फिर नया क्वेश्चन ऐड होगा तो उससे भी तो क्वेश्चंस आएंगे। हाँ, तो आपके पास 75 क्वेश्चंस हैं। आपको क्या करना है? आप 75 के 75 तो कर नहीं सकते। आपको बेस्ट 25 चूज करने हैं, तो आपको अपने बेस्ट 25 को चूज करिए। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा, आप स्किप कर दीजिए। उस पर टाइम वेस्ट करने से आपका टाइम ही बिगड़ेगा। अगर आपको जिसपे कॉन्फिडेंस है, लाइक मैंने क्या किया था, जैसे उस टाइम तो आपका वो रहता है, रिटन वाला था जब मैंने नेट क्वालिफाई किया। पर अगर आपका मान लीजिए कंप्यूटर वाला CBT आता है, तो आप क्या करते हो? मैं क्या करता हूँ कि मैं वो 75 क्वेश्चन मेरे सामने, मैं अपने एक हायरार्की बना देता हूँ कि इस पे मेरे को कॉन्फिडेंस है, मैं इसको आंसर करूँगा। मैंने उसको आंसर कर दिया। इस पे मेरे को कम कॉन्फिडेंस है, तो इसको मैं मार्क फॉर आंसर करके रिव्यू के लिए मार्क कर दूँगा। फिर अगले क्वेश्चन जो होगा कि इसको हो सकता है, शायद मैं कर सकता हूँ इसको, तो उसको मैंने रिव्यू पे डाल दिया। और जो नहीं कर सकता उसको मैंने छोड़ दिया। सर आपने पार्ट ए में कितने क्वेश्चन अटेंड किए थे? मैं 15 करता हूँ, क्योंकि मतलब वो लॉजिकल रहता है, तो मेरे को वो पर्टिकुलरली आसान क्वेश्चंस लगते हैं, तो मैं वो 15 के 15 करता हूँ। तो सर आपका बाद में हुआ है तो जो आपका ज़्यादा क्लियर हुआ बस उसी बेसिस पे हुआ है? मेरा गेट स्कोर की वजह से हुआ। अच्छा, गेट के उसका एग्जाम नहीं दिया आपने? एग्जाम भी दिया था। एग्जाम में भी कट ऑफ के ऊपर ही नंबर थे मेरे, पर गेट का ज़्यादा अच्छा था, तो उन्होंने गेट के थ्रू लिया मुझे। सर आपने उस टाइम कितने घंटे पढ़ाई की? हाँ, कितना घंटे पढ़ना पड़ता है सर? टाइम मैनेजमेंट कैसे किया? सर कितना घंटे मतलब सर एक सम अप कर रहा हूँ मैं, मतलब इन सारे क्वेश्चंस का एक सम अप कर रहा हूँ कि जैसे हमारी कोचिंग में भी स्टूडेंट्स आते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट BHU के स्टूडेंट रहते हैं जो सेमेस्टर की पढ़ाई कर रहे होते हैं। और BHU में सो के उठो तब भी कोई एग्जाम है, और सोने जाओ तब भी कोई एग्जाम है। क्लासेस सुबह से लेकर शाम तक चलती रहती हैं, तो फिर थोड़ा बच्चे परेशान होते हैं कि कैसे कोचिंग क्लास या कैसे जस्ट JRF की पढ़ाई, कैसे कोचिंग छोड़िए, कैसे JRF की पढ़ाई को भी मेंटेन करेंगे, सेमेस्टर की पढ़ाई को मेंटेन करेंगे, ये मैनेजमेंट कैसे हो? कितने घंटे क्या पढ़ने चाहिए? मैं जानता हूँ, जहाँ तक ये मेरा थॉट यही है कि आप कहीं से कुछ भी पढ़ रहे हो, कहीं ना कहीं हेल्पफुल होगा। तो आप ऐसा नहीं है कि आप क्लासेस को दबा दो, ये करो। आप हर जगह अपना, बस आप क्लासेस में अपना 100% दो। उसके बाद एक अपनी क्लास खुद की लो, खुद को खुद से पढ़ाओ, उसको भी एज ए क्लास। क्योंकि आपको बस एक आइडिया करना है। आपको क्या करना है? आप चाहते हो कि आपकी अटेंडेंस अच्छी रहे, आप क्लास में जाओ, बैठो और पढ़ो, सबसे आगे बैठो बस आप, और कुछ मत करो। कोई भी क्लास हो, आगे बैठो, आपका वो चीज़, आपका सेमेस्टर क्लियर हो जाएगा। सेमेस्टर छोड़ दीजिए, आप क्लास में आगे बैठे हो, आपका सेमेस्टर क्लियर है, इतना मैं जानता हूँ। JRF की जहाँ तक बात है, उसके लिए आपको 2 क्लासेस करनी पड़ेंगी एटलीस्ट। जो आपको अगर आप खुद के लिए एक क्लास रखो,
ठीक है, और एक क्लास जो आप अगर आप JRF के लिए कहीं क्लास करो वो भी, और एक खुद के लिए क्लास रखो, आप पढ़ो, उसी चीज़ को बार बार रिवाइज करो। जो आप क्या करो मेरे हिसाब से, जो इसको ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, पर मैं क्या करता था कि मेरे दिमाग में हमेशा ये चलता रहता है। जैसे सर ने बोला कि रिसर्च ओरिएंटेशन, तो मेरा रिसर्च ओरिएंटेशन इससे कि मेरे दिमाग में हमेशा कुछ चलता रहता है। जैसे मैं कहीं कुछ भी देखूंगा तो पहले मेरे दिमाग में वो आएगा कि इसकी साइंस कैसे होती है, ठीक है। अगर मेरे से कभी कोई पूछता है छोड़ो ये थोड़ा सा बेकार एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे कपड़े धोता हूँ मैं, ठीक है, तो बबल्स बनते हैं, तो मेरे दिमाग में ये नहीं आता कि क्या होता है, मेरे दिमाग में इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट चल रहा रहता है, क्योंकि उसमें भी आपके मिशेल फॉर्मेशन होते हैं। मेरे दिमाग में SDS पेज वाला चल रहा है कि SDS पेज में जो होता है MCM होता है, क्रिटिकल कंसंट्रेशन होता है, जिसको बोलते हैं मिशेल फॉर्मेशन कंसंट्रेशन जो होता है, वो वैसा टॉपिक चलता है। तो आप हर टाइम सोचो, आप जितना सोचोगे आपका माइंड में वही चीज़ क्लियर, और अगर आपको क्रैक करे कि ये चीज़ मुझे नहीं आती तो आप वापस जाओ अपने नोट्स देखो। तो ये खुद की क्लास लेनी होगी, मतलब पढ़ाई सिर्फ किताबों तक ही सीमित ना रहे, आपके सोच में भी रहे। सोच में भी रहे। बट सर अगर आपको बात के बाद अगर PhD करना हो तो उसके लिए आपको ज़्यादा फिर से चाहिए होगा कि हो जाएगा? नहीं तो PhD ही है वो। देखिए नहीं वो सर इसके बाद उसको मैं आपको बताऊंगा, अभी नहीं, उसके लिए मैं सोचने लगी इस बात को। जैसे आपको नेट हर जगह ज़रूरी नहीं होता, नेट आपको सिर्फ वेटेज देता है कहीं भी, वो वेटेज बहुत होता है। ऑल्दो जनरली नेट के लिए आपको, जैसे PhD करने के लिए आपको, मेरे को एक सर ने बताया था, वो भी उस टाइम PhD स्कॉलर थे, उन्होंने बोला कि नेट नहीं चाहिए होता है PhD के लिए। PhD के लिए चाहिए होता है पैसे, फंडिंग चाहिए होती है PhD के लिए, ठीक है। तो अगर आप किसी प्रोजेक्ट में एंट्री करते हो तो फंडिंग मिलती है आपको, वो आपको नेट की फंडिंग नहीं देते, वो प्रोजेक्ट की फंडिंग देते हैं। पर वो फंडिंग आपको क्यों देंगे? जब तक आप क्वालिफाइड नहीं होगे तब तक आपको फंडिंग नहीं मिलेगी, उसके लिए आपको नेट चाहिए, ठीक है। तो आपके लिए हर जगह नेट नहीं ज़रूरी है, आपको अपने आप को दिखाना है कि आप कितने अच्छे हो, कितने कॉन्सेप्चुअल हो, तब होगा। आपको PhD करने के लिए नेट वो सेकेंडरी चीज़ है। आपको आपकी क्वालिफिकेशन, आप उनके सामने आप कितने अच्छे से प्रेजेंट करते हो खुद को, वो ज़्यादा मैटर करता है मेरे हिसाब से। ये है सर नेट क्वालिफाई किया मतलब पहुंचेगी कैसे? हाँ, नेट क्वालिफाई, जैसे आप किसी प्रोजेक्ट में जाते हो तो कई प्रोजेक्ट नॉन नेट्स के लिए निकलते हैं, बट उन प्रोजेक्ट की संख्या बहुत कम होती है, ठीक है। जैसे कि कौन से प्रोजेक्ट्स? ऐसे कोई इन पर्टिकुलर नहीं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स निकलते हैं पर उनकी संख्या बहुत कम होती है। अगर आप नेट क्वालिफाइड हो, LS है, JRF है, तो आपको तुरंत ले इवन BHU में तो आपको तुरंत मिल जाएगी एंट्री PhD में। प्रेफरेंस बहुत मिलेगा आपको, बहुत प्रेफरेंस मिलेगा अगर आप नेट वाले हो तो, क्योंकि आपने एक बहुत टफ एग्जाम क्वालिफाई करके आप वहाँ पे पहुँचे हो, नेशनल लेवल का एग्जाम क्वालिफाई करके पहुँचे, तो आपको बहुत प्रेफरेंस मिलेगी। पर कभी आपसे ये नहीं पूछा जाएगा आपके मार्क्स कितने, आपके रैंक नहीं, पर अगर आप मतलब ऐसी नहीं कि आप रैंक अच्छी रखोगे तो आपको अच्छा इंस्टीट्यूट मिलेगा, पर अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आपको सिंपल वहाँ पे इंटरव्यू से आपका मैटर करेगा, आपका नेट पीछे हट जाएगा। सर कुछ क्वेश्चंस के एग्जांपल जो इंटरव्यू में आपसे पूछे गए थे, कुछ याद आ रहा होगा आपको तो? जैसे मेरे से पूछा गया कौन सा एग्जाम, कौन सा इंटरव्यू आपने TIFR में पूछा गया, सीधे पूछा गया था घुसते कि मतलब उन्होंने देखा मेरा तो बायोकेमिस्ट्री था, और बायोकेमिस्ट्री में नंबर भी तो ऐसे ठीक थे, सब में B था, इसमें किसी तरह A आ गया था। तो उन्होंने पूछा बायोकेमिस्ट्री पसंद है, तो उन्होंने सिंपली मेरे से बोला कि 2 GPCR है, दोनों के लिगेंड सेम है, हाउ विल यू डिटरमाइन कि दोनों की एफिनिटी अलग अलग है। डिजाइन एंड एक्सपेरिमेंट, उनका सबसे पहले यही एक वर्ड था, डिजाइन एंड एक्सपेरिमेंट टू फाइंड कि देयर एफिनिटीज आर डिफरेंट। तो अब मेरा इस चीज़ में सबसे पहले दिमाग में यही गया कि कैसे करोगे, तो इसके लिए सबसे पहले मैं हिस्टोलॉजी में गया कि आप कैसे इसको एक्सपेरिमेंट करोगे। कि हिस्टोलॉजी में मैंने पढ़ा था कि आप कैसे इमोबिलाइज करते हो किसी भी रिसेप्टर और लिगेंड को, तो मैं पहले उनको वो बताया कि आप इमोबिलाइज कैसे करोगे, ये सब कैसे करोगे। फिर उन्होंने एक्चुअली उनका मतलब क्या था, उनको चाहिए था एक पर्टिकुलर वर्ड जिसको बोलते हैं KM, मैकलिस मेंटेन कांस्टेंट, तो मैं वो नहीं बता पाया कि मैं ये फाइंड करूँगा। मैंने उनको एक्सपेरिमेंट बता दिया, बट मैंने ये नहीं बताया, तो उनको ये समझ में आ गया कि नहीं ये पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में ये ज़रूरी है, पर मैं KM नहीं बता पाया, तो उन्होंने स्विच कर दिया दूसरे के लिए।
उसके बाद उन्होंने बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा कि अगर आपके पास दो प्लांट्स हैं, एक टॉल एक शॉर्ट है, दोनों को आप क्रॉस करते हो, आपको शॉर्ट मिलते तो आप क्या कंक्लूजन निकालोगे? तो ऑब्वियसली बात है कि शॉर्ट जो है वो डोमिनेंट है। फिर उन्होंने मेरे को एक फिगर्स दिया, वो फिगर्स मेरे को याद नहीं है, शायद 80 और 20 थे। अब पूछा कि क्या ये मेंडल्स रेशियो फॉलो करता है? तो मैंने बोला सर सैम्पल साइज छोटी है, सो मे बी कह सकते। तो उसके बाद उन्होंने सैम्पल साइज बढ़ाई, तो मैंने बोला नहीं होगा, लिथैलिटी हो सकती। तो वो एक अच्छा आंसर था मेरे हिसाब से, उनके हिसाब से। तो उन्होंने बोला कि हाँ ये चीज़ ठीक है, तो उसके बेसिस पे उन्होंने अगले इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किया। तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं सिंपल, कोई भी इसमें कोई टेक्निकलिटी नहीं है, बस आपको एक्सपेरिमेंट आना चाहिए, आपको टेक्निक्स आनी चाहिए पर्टिकुलरली। तो सर जैसे कि आगे अगर एमएससी में मार्क्स अच्छे रहे और नेट भी क्लियर हो, तो क्या आगे ग्रेजुएशन के मार्क्स मैटर करेंगे? मेरे हिसाब से मार्क्स कहीं मैटर नहीं करते। आपके लिए नेट जेआरएफ मैटर करेगा वहाँ पे, और आपकी वहाँ पे पर्टिकुलर कितनी नॉलेज है वो मैटर करेगी। डिवीजन मैटर करता है, फर्स्ट डिवीजन जनरली जैसे क्या होता है कि आपको इतना रहना चाहिए कि आपके पास आई थिंक 75% से ऊपर मार्क्स हैं, तो दैट इज मोर देन इनफ। 60% के ऊपर है, दैट इज मोर देन इनफ, क्योंकि 60% से नीचे आई डोंट थिंक सो पोस्ट ग्रेजुएशन में कोई मांगता है। आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी 60% के ऊपर से स्टार्ट होती है बस। अगर आपका 61% है, यू आर क्वालिफाइड फॉर एवरी आई थिंक एवरी एग्जाम्स। आप TIFR के लिए क्वालिफाइड हो, बाक के लिए क्वालिफाइड हो, आप IITs में देने के लिए क्वालिफाइड हो। तो आपको इतना नहीं है कि आप हमेशा गोल्ड मेडलिस्ट टाइप के रहो, आपको वहीं तक रहना है जहाँ, अगर आपकी नॉलेज अच्छी है, आप सब्जेक्टिव वर्क में अच्छे नहीं हो तो वो बात अलग है।